सर, एक बयान आपका मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। अभी भारत अपने इतिहास में सबसे मजबूत है। सरकार सक्षम है, कड़े फैसले ले सकती है। पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी। मुंबई में हमला हुआ 26/11 का। कहा यह जाता है कि भारत की सरकार ने, तब की भारत की सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। कि बसों में सीटों के पीछे लिखा हुआ था कि आप अपनी सीट के नीचे देख लीजिए, बम भी हो सकता है। सेना को लोकल लेवल पर फैसला लेने की छूट दी गई। इसीलिए गलवान में फौज ने चाइनीज आर्मी को मारा। इसलिए डोकलाम में उसने आमना सामना किया। इसलिए तवांग में मार करके भगाया। पहले इस तरह के फैसले नहीं होते थे। आर्मी को और देश को टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कई बैठकें हो चुकी। आईएसआई चीफ, बांग्लादेश इंटेलिजेंस चीफ आपस में मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के लिए भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। ये स्थितियां सर नॉर्मल हैं। भारत के बॉर्डर के आसपास नेपाल के इलाकों में चीन एक्टिव है और उसके लोग हिंदुस्तान के भीतर घुसने की कोशिश में रहते हैं। 370 को हटाने, कश्मीर तक आतंकवाद को रोक करके रखने, इस सरकार के दावे को जनरल कपूर कैसे देखते? राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसमें जनरल कपूर चल गए। पॉलिटिकल लीडर की पदयात्रा में जनरल कपूर अगर शामिल होते हैं तो उनकी अपनी कोई राय तो होगी, तो लाजमी है कि हमको अपने फैसले को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, वो एकजुट रखने में कामयाब है। No more comments. No point going on through. नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। दुनिया में हिंदुस्तान की फौज चौथा स्थान रखती है, यानी कि चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। पिछले 1.5-2 दशकों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस साइंस, एआई, इन सब के चलते जितनी भी फौजें हैं, उनकी तैयारियां, उनकी ज़रूरतें और उनकी चुनौतियां, सब में बेहिसाब बदलाव आया है। आज की तारीख में भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं और इसके पहले जो भारत के सामने चुनौतियां थीं, उनको एक बार ठीक से समझने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. सर, एक बयान आपका मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ। अभी भारत अपने इतिहास में सबसे मजबूत है। सरकार सक्षम है, कड़े फैसले ले सकती है। पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी। क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो डिफेंस फोर्सेस के लिए है वो है भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना। और ये जो कार्य है, ये डिफेंस फोर्सेस अपनी पूरा दम लगाकर, पूरी ट्रेनिंग करके और पूरे जोखिम का सामना करते हुए पूरा करना चाहती है। तो जो फैसले अभी लिए जा रहे हैं वो देश के हित के लिए हैं और उससे लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, लॉन्ग प्लानिंग के ऊपर, उससे देश को ओवरऑल फ़ायदा ही होगा। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें जैसे ही स्वतंत्रता मिली उस वक़्त से करने चाहिए थे, वो हमने उस वक़्त नहीं किए, तो उसमें उन चीज़ों में डिले हो गया। जैसे कि आज हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की, तो इस ऐसे प्रोजेक्ट पर पहले हमने इतना ज़ोर नहीं दिया। उस कारण जो मेक इन इंडिया जो करना था से आज से 50 साल पहले होने की बजाय पिछले 10-15 साल से शुरू है। और दूसरी बात यह है कि जब किसी भी देश में इक्विपमेंट बनती है या मेक इन इंडिया होना है, तो उसको चालू करने के लिए, उसके जो प्रोडक्शन है उसको फोर्सेस को देने के लिए और फोर्सेस का उसका इस्तेमाल करने के लिए टाइम लगता है। और ये जो साइकिल है टाइम का, तकरीबन 20-25 से 30 साल तक ले सकता है। तो इसलिए जब अगर मेक इन इंडिया अब हमने शुरू किया है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम से अगले 2 साल में या 3 साल में या इस गवर्नमेंट के होते हुए या अगली गवर्नमेंट के होते हुए उसका नतीजा एकदम से मिले। ये कोशिश है, बड़ी अच्छी कोशिश है, और लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट फाइनली जो डिफेंस फोर्सेस पे होगा, ये उसमें टाइम लगेगा और हो सकता है तकरीबन 10 से 15 साल और लगें जब तक मेक इन इंडिया वाली जो इक्विपमेंट है वो फौजों में आ सके, ट्रायल टेस्ट हो सके, सक्सीड हो सके, हर एक
टेरेन में, हर एक जैसे डेजर्ट में, स्नो फाउंड एरियाज में, रिवरिंग टेरेन में, सब में सक्सीड हो सके ताकि फौजों में इंट्रोड्यूस हो सके। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, पर ये जो अटेम्प्ट है एक बहुत अच्छी अटेम्प्ट है। इससे एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और दूसरा देश की सक्षमता बढ़ेगी अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो तो सर उससे मोदी सरकार के चलते ये मेक इन इंडिया ने सेना और सेना की ज़रूरतों को बहुत सपोर्ट किया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर उसमें क्या फ़र्क आया? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक सरकार ने ये किया या दूसरी सरकार ने ये किया। हर एक सरकार कोशिश करती है कि बॉर्डर्स के ऊपर फौजें सक्षम रहें और अपनी जो लड़ाई लड़नी है किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ, उसके खिलाफ वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ने के लिए, चाहे वो कंट्री आपसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है या आपके बराबर की है। तो उस लिहाज से स्ट्रैटेजी के तौर पर हर एक इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अब आप चाइना की तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ, जो कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर के करीब लंबी है, JNK से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उनकी सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है तकरीबन हर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट तक पहुंच रही है। उन्होंने काफ़ी पैसा, टाइम और मेहनत की है अपनी तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की। हमने उतना उसके ऊपर ज़्यादा ख्याल नहीं दिया, पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये प्रोजेक्ट्स अभी नहीं, तकरीबन जब मैं भी चीफ था उस वक़्त से चालू हैं। और हर एक जगह ये कोशिश रही है कि हम सिर्फ एक एक्सिस पे ऊपर ना डिपेंड करें लड़ने के लिए, चाहे वो तवांग सेक्टर में हो, चाहे वो सिक्किम सेक्टर में हो, या चाहे कि सेंट्रल सेक्टर में जोशीमठ के इलाके में हो। कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव होने चाहिए कि एक से ज़्यादा एक्सिस हो, ताकि अगर किसी एक एक्सिस पे दुश्मन के एक्शन से कोई प्रॉब्लम होती है, उसको हम छोड़कर दूसरी तरफ से अपने सोल्जर्स को पूरी सपोर्ट दे सकें, ताकि वो आगे लड़ाई में अपना पूरा काम कर सके, ड्यूटी कर सके। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि डबल एक्सिस हो हर एक इलाके में, ताकि आगे फोर्सेस सपोर्ट हो सकें, ना कि किसी सोल्जर को पीछे देखना पड़े कि मेरे को सपोर्ट आ रही है नहीं। कैसे आएगी? नरेंद्र मोदी सरकार ने ये कहा है कि पिछले 10-11 वर्षों में बॉर्डर के इलाकों में जो रोड्स तेज़ी से बनाई गई, जो टनल्स बनाए गए, एयर स्ट्रिप्स बनाए गए, उसने फोर्सेस को बॉर्डर पर बहुत मजबूत किया है। इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है, अच्छी बात है। और अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं जानता हूँ कि ये हो रहा है। तो इससे जो है सारे हमारे बॉर्डर एरिया में एक तो डेवलपमेंट हो रही है, दूसरा जो है सोल्जर जो आगे डिप्लॉयड हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, और LC और LAC दोनों तरफ जो है उनको सपोर्ट ज़्यादा अच्छी मिल सकती है, ताकि वो अपना जो काम है ज़्यादा होशियारी से, चौकन्नेपन से और ब्रेवरी से कर सकते हैं। तो उस लिहाज से एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें यह भी है कि अब से जो है फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बढ़ा दिए गए हैं, और बॉर्डर रोड भी एक बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो पूरे इलाकों में जो पहले इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, उनमें डेवलपमेंट चल रही है। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए और सीमाओं की रक्षा के लिए एक बहुत ज़रूरी कदम था जो कि उठाया गया है, जिससे हमें पूरा फ़ायदा होगा। जनरल कपूर, जब आप हिंदुस्तान के आर्मी चीफ थे, चूँकि आप 2007 से 2010 के बीच में 2.5 साल के लिए आर्मी चीफ रहे, उसी दौरान मुंबई में हमला हुआ 26/11 का। कहा यह जाता है कि भारत की सरकार ने, तब की भारत की सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा, उसको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर वो फैसला बदल दिया गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय क्या हुआ? देखिए, ये कहा जाता, आप कह रहे हैं, ये थोड़ी गलत फहमी है। पर जब मुंबई अटैक हुआ 26/11 का, तो उससे सबसे पहले तो हमें ये चिंता हुई कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो सिर्फ लैंड के रास्ते से जो है भारत में नहीं घुसपैठ करते और टेररिस्ट एक्ट करते, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में या राजस्थान में,
ये पहली बार था कि उन्होंने जो इंडियन ओशन का जो रूट यूज़ किया आके मुंबई में ऐसा अटैक करने का। तो सबसे ज़रूरी बात जो इससे उभरी इसके बाद वो ये थी कि हमें अपनी जो है कोस्टल डिफेंसेस जो है पूरी की पूरी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि कोई भी घुसपैठिए अंदर ना आ सके। तो उस लिहाज से हमने भारतीय आर्मी ने भी और नेवी ने भी और एयरफोर्स ने, तीनों ने स्टेप्स लिए ताकि ऐसी कोई एफर्ट कोई जो करना चाहे घुसपैठ करने की, किसी न किसी तरह से पहले ही घुसपैठ होने से पहले ही डिटेक्ट की जाए और उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो सबसे पहली ये जो सीख हमने उसका फ़ायदा उठाना चाहा वो ये था कि हमें अपने कोस्टल डिफेंसेस को ज़्यादा स्ट्रांगली डिफेंड करना है और उसके वहाँ हर एक इलाके में तकरीबन कोई ना कोई फोर्सेस होनी चाहिए ताकि ऐसी अगर अटेम्प्ट होती है तो उसको हरा दिया जाए। और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इवन कोस्टल एरिया में इम्प्रूव करना है और थोड़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में चाहिए ताकि इससे पहले कि कोई घुसपैठी अंदर आ सके उनको पहले से डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरी बात ये थी कि हमारे जो स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्होंने मुंबई अटैक में हमारा काफ़ी अच्छा साथ दिया, नेवल कमांडोज भी थे, स्पेशल फोर्सेस आर्मी के कमांडोज भी थे, वो ज़्यादा पहले फॉरवर्ड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ज़्यादा मदद करने में उन चार टास्क में ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद उन्होंने बिल्टअप एरिया में जाकर के दुश्मन को फेस करने का, उसको कैप्चर करने का या डिस्ट्रॉय करने का भी हुनर जो है अपना बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग शुरू कर दी। यानी और कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कि बदला लेने की बात जो आपने की, देखिए ऐसे है कि हर टाइम पर तकरीबन जब से इंडिपेंडेंस हुई है बीच में कुछ अरसों को छोड़कर दोनों तरफ से गोलाबारी तो चलती रही है। और ये नहीं है कि हमने कोई किसी भी लड़ाई में कोई मेजर गेन किया, और जो भी थोड़ा बहुत किए हमने गेन ज़रूर किए, उससे अच्छा रहा हमारा 65 में प्रदर्शन, 61 में भी। लेकिन बाय एंड लार्ज जो है एलसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारे बीच में रही है वो तकरीबन थोड़ा बहुत लेना देना छोड़ के तकरीबन वहीं रही है और ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुई है। और ये एक तरह की एक अभी इंटरनेशनल लाइन बन चुकी है जो कि बिना किसी कारण से आप ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा सकते, उसको कंट्रोल में रहती है। और जब लड़ाई ख़त्म होती है तो उसके बाद में लेन देन में जो है इलाकों का लेन देन होने के बाद तकरीबन हम उसी लाइन के करीब पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कोई ये सोचना कि बहुत ज़्यादा बदला एकदम से ले सके वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ, अभी ऐसा तक कोई नहीं हुआ। फैसला सरकार के स्तर पे नहीं हुआ था। जी। और उस समय के आर्मी चीफ के नाते आप कह रहे हैं कि इस बारे में कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना आप तक नहीं आई थी। तो हर वक्त हर चीफ के टाइम में कोई ना कोई प्लान्स बनती रहती हैं कि कैसे जो सिचुएशन इवॉल्व होती है उसको कैसे फेस करना है। तो वो प्लान्स बनती रहती हैं, वो आपके और हमारे एम्बिट में नहीं है, वो पब्लिक के एम्बिट में भी नहीं है। जी। तो पर ये नहीं था कि जी किसी दिन हम उठा करके जो है बहुत बदले की भावना से कोई पाकिस्तान का इलाका कैप्चर कर रहे हैं। पर ये जो है ऑपरेशनल प्लान के एम्बिट से थोड़ा बाहर है। अच्छा सर, आज की सरकार का दावा ये है कि भारत जो डिफेंसिव मोड में रहने वाला स्टेट था अग्रेसिव मोड में है। अगर आप उरी करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, अगर आप पुलवामा करते हैं तो बालाकोट होगा। और ये सरकार का अप्रोच जो है वो फौज के हौसले को और उसकी हैसियत को बढ़ाया है। देखिए जब कुछ एक्शन जो है लोकल लेवल पे होते हैं, कुछ लेवल जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं और कुछ एक्शंस नेशनल लेवल पे होते हैं। तो ये जो है उसका लेवल वेरी करता है। हम्म, और अगर एक यूनिट को या एक ब्रिगेड को, एक डिवीज़न को उनका टास्क है एक इलाके को डिफेंड करना, तो उस इलाके में जो उस डिफेंस के लिए ज़रूरी है वो सब उस वहाँ का कमांडर कर सकते हैं। ये हमेशा से छूट रही है हर एक फ़ौज में। जब से मैंने सर्व किया और जब तक रिटायर किया तकरीबन 43 इयर्स, ये हमेशा हर एक कमांडर को अपने इलाके को डिफेंड करने की छूट उसके पास हमेशा होती है। तो इसलिए लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे होते हैं वो हो सकता है उसमें
जो हुक्म है वो हायर हेडक्वार्टर से, चाहे चीफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से या कैबिनेट, नेशनल कैबिनेट से आते हैं, तो उसके मुताबिक सिचुएशन चेंज होती है। पर ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि लोकल लेवल क्या है, टैक्टिकल लेवल क्या है, स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है और नेशनल लेवल क्या है। मेरा सवाल सर आपसे इसलिए था कि सरकार और डिफेंस के कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद सेना को लोकल लेवल पर फैसला लेने की छूट दी गई। इसीलिए गलवान में फौज ने चाइनीज आर्मी को मारा, इसलिए डोकलाम में उसने आमना सामना किया, इसलिए तवांग में मार करके भगाया। पहले इस तरह के फैसले नहीं होते थे और गलवान के बाद प्रधानमंत्री जाते हैं गलवान की घाटी में और वहाँ से चाइना को चैलेंज करते हैं, फौज का हौसला बढ़ाते हैं। ये पहले नहीं होता था। देखिए, मैं इन पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता जैसे आप कह रहे हैं, और ना ही मैं एक सरकार और दूसरी सरकार के खिलाफ या उनके सपोर्ट में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से जो नेशनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, मैं उसके हिसाब से बातचीत करूँगा और उसके बारे में बात करूँगा। तो जैसे मैंने पहले बोला कि अगर एक बटालियन का कोई हुक्म है कुछ डिफेंड करने का, तो वो करेंगे। उसके लिए उनको किसी से, उनको जब पहले से टास्क दिया गया तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे डिफेंड करें, चाहे उनको जान भी लगानी पड़े। इसी तरह से जब हायर लेवल पे जाते हैं, यही असूल हमेशा रहा है। और अगर हर बार जो है आपने एक्शन लेने के लिए टॉप पे देना है, तो उसमें एक्शन में डिले हो सकता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका जो है एम जो है आपको पहले जो दिया गया है वो आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे। तो हमने भारतवर्ष में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 62 में भी लड़ी, 65 में भी लड़ी, 71 में भी लड़ी, कारगिल वॉर भी लड़ी। तो अभी जब आप ये नहीं कह सकते कि कारगिल वॉर में जो हुआ वो लोगों ने काम नहीं किया। अब कारगिल आपने देखा, वहाँ लोगों ने एक्शन किया, लड़े कि नहीं। तो आप फिर ये अगर आप सिर्फ गलवान की बात करेंगे तो गलवान तो बहुत छोटी चीज़ थी कारगिल के मुकाबले में, पर वहाँ पर बटालियन ने या ब्रिगेड्स ने या डिवीज़न ने काम किया और ऐसा काम किया जो कि आप पूरा भारतवर्ष उसकी प्रेज करता है कि ऐसा काम किया। तो आपका ये सवाल जो है ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करता है, मैं उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। नहीं सर, नहीं राणा साहब, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स नहीं है सर। हाँ, मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप पार्टीज क्यों ला रहे हैं कि मोदी perception सरकार और वो दूसरा। नहीं, एक परसेप्शन है कि फौजों को ताकत ही दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया और फिर उसके बाद उनके हौसले को दिल्ली ने बहुत हद तक बढ़ाया, उनको फैसला लेने का अधिकार दिया। देखिए, फौजियों को जो हर बार हर एक गवर्नमेंट ने, पहले सिर्फ अभी भी नहीं, वाजपेयी जी भी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी उतना ही उत्साह दिया। अरे जब एक बार फौजियों को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टास्क दे दिया, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्मी हेडक्वार्टर को टास्क या पूरी तीनों फोर्सेस को टास्क मिलते हैं वो आगे पास कर दिए जाते हैं और उनको डिफेंड करना ये उनकी जिम्मेवारी है और उसके लिए उनको जो है पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपना टास्क करना चाहते हैं। जब वो टास्क करते हैं तो आप और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिवॉर्ड करती है, उनको मेडल देते हैं ब्रेवरी के, उनके जो मार्टरडम के लिए उनको प्रेज करती है, हीरो बनाते हैं। जनरल दीपक कपूर हिंदुस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ रहे हैं जिन्होंने बाकायदा ये कहा कि आर्मी को और देश को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे जनरल आए, जनरल वीके सिंह, जनरल विपिन रावत, जनरल नरवणे, उन सबों ने आपकी वह बात दोहराई। यह खतरा आपने क्यों महसूस किया और वो आज भी ऐसा क्यों है? देखिए जी, ये खतरा ऐसे है राणा साहब कि मेरे ख्याल से उस वक्त हालांकि शांति थी हमारे बॉर्डर के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, किसी भी इलाके में मेरे टाइम में चाइना ने कोई हमारे किसी भी पोस्ट या किसी को के ऊपर हमला नहीं किया था मेरे टाइम में। लेकिन बात यह है कि जब एक ही फील्ड में 2 शेर हों, जैसे एशिया में एक चाइना हो, एक इंडिया हो, दोनों लार्ज नेशन है, ग्रोइंग नेशन हैं, डेवलपिंग नेशन हैं, पावरफुल बनने की कोशिश कर रही हैं, तो आप ये नहीं समझेंगे कि ये इन दोनों में किसी ना किसी टाइम, हालांकि उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त हम कह रहे थे कि दोनों बड़े एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, भाईबंदी है, भाईचारा है, दोनों को ग्रो करने की क्षमता है। लेकिन ऐसे माहौल में दोनों के बीच में कंपटीशन होना और कंपटीशन धीरे धीरे कॉन्फ्रंट्रेशन में बदली होना एक नॉर्मल बात है।
तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त बाकी सब लोग कह रहे थे कि हम भाई भाई हैं और सपोर्ट से दोनों ग्रो करेंगे। तो उस वक़्त मेरा ये विचार था कि किसी न किसी टाइम फ्यूचर में, क्योंकि जो जो चाइना स्पेंड कर रहा था अपने फोर्सेस के ऊपर, जो हम स्पेंड कर रहे थे, उसमें बहुत अंतर था। मैंने पहले भी कहा है कि 3 से 4 टाइम ज़्यादा वो अपनी फोर्सेस के ऊपर स्पेंड कर रहे थे तब भी। तो इसलिए एक का ज़्यादा पावरफुल होना, दूसरा कंपैरेटिवली वीक होना जायज़ है, होना ही था। तो इसलिए अगर आप उसी स्पेस में आप बढ़ना चाह रहे हैं तो कॉन्फ्रंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो फिर बाद में सच निकला। तो इसलिए मैं उस वक़्त देख सकता था, कुछ लोगों ने फिर बाद में देखा, और हमारे फॉर्मर चीफ जो मेरे से बाद में है, उन्होंने वो भी समझ रहे थे कि ये आने वाला है, तो हुआ। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि हमें ये सिचुएशन फेस करनी तो पड़ेगी। जनरल कपूर से लेकर के और जनरल नरवणे तक अगर ये बात कहते हैं, तो जनरल कपूर को क्या लगता है, उन्होंने अपने लेवल पर टू फ्रंट वॉर के लिए आर्मी को तैयार किया, या गवर्नमेंट की पॉलिसी में उन्होंने बदलाव देखा, या आज है? कैसे देखते हैं? अगर मान लीजिए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों से वॉर हो जाए, तो हिंदुस्तान कैसा है, कहाँ खड़ा होता है? तो हमारी जब मैं चीफ था, और हमारी कोशिश यही थी कि गवर्नमेंट से कहने थे कि हमें अपनी फोर्सेस को सक्षम रखना चाहिए, उनको मॉडर्नाइज करना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए, और ऐसी अगर थ्रेट कहीं डेवलप होती है हमारी नेशनल सिक्योरिटी जी। को, तो हमें तैयार रहना चाहिए। और नॉर्मली ये रूल है कि एक मॉडर्न आर्मी या मॉडर्न एयरफोर्स या मॉडर्न नेवी के अंदर एटलीस्ट 33% एडवांस्ड इक्विपमेंट होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट होनी चाहिए, 33% करंट इक्विपमेंट होनी चाहिए, और 33% ऐसी होगी जो कि ऑब्सोलेसेंस लेवल की तरफ, जो ऑब्सोलीट होने के लिए पहुंच रही है। तो इस रेशो को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 2.5 से 3% जीडीपी की, जो नेशन की जीडीपी है, वो डिफेंस फोर्सेस को मिलनी चाहिए। जब ये नहीं मिलती है, तो अब आज की कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि आज की कंडीशन में आपकी 68% जो है इक्विपमेंट जो है वो ऑब्सोलेसेंस की तरफ है, 24% करंट है, और 8% फ्यूचरिस्टिक है। तो इसलिए तो ये फिर तो अगर हालात नहीं, तो फिर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, और क्योंकि हमारा जो जीडीपी के ऊपर जो खर्चा है रिक्वायरमेंट के मुताबिक बढ़ा नहीं है, तो अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हम मॉडर्नाइजेशन कर सकें, चाहे वो मेक इन इंडिया से हो, चाहे इंपोर्ट करके हो, किसी तरह से भी हमें मॉडर्नाइज करके अपनी फोर्सेस को सक्षम रखना है। आप कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ये सब मॉडर्न चीज़ें हैं। या तो हम इनको ऐसे लेवल पे डेवलप करें ताकि हमारी फोर्सेस सक्षम हो, या फिर इन चीज़ों को इंपोर्ट करें ताकि वो उसी लेवल पर पहुंच सके, ताकि कोई भी अगर टू फ्रंट वॉर हो तो उसमें लड़ सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाना चाहिए। जनरल कपूर दो बातें कह रहे हैं कि अगर आप बजटरी एलोकेशन का 2% डिफेंस पर देते हैं तो नाकाफ़ी है, और आप मेक इन इंडिया के प्रोसेस को अगर चाइना और अमेरिका के लेवल पर लेकर के नहीं आते हैं तो आपके लिए खतरे हैं, यानी कि हम आज भी टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि तैयार नहीं है। जी। जब टू फ्रंट वॉर है, उसमें और काफ़ी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेरेन, हमारे सोल्जर्स की फाइटिंग कैपेबिलिटी, हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भारतीय सोल्जर की जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो हमारे प्रतिद्वंदियों से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हालांकि कोई जो हमारा नेबरिंग कंट्री है 3 से 4 गुना ज़्यादा डिफेंड कर रहा हो, पर जब लद्दाख या ऐसे इलाकों में लड़ाई की बात आती है तो हमारे जवान उसका सामना करते रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पर हम बात कर रहे हैं एक तरफ तो लोकल एरिया, चाहे लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, दूसरी तरफ बात कर रहे हैं अपनी सक्षमता एज ए नेशन टू फाइट अ टू फ्रंट थ्रेट। अगर दोनों फ्रंट से, और हमारे प्रतिद्वंदी
आपस में काफ़ी उनका मेलजोल है। अब जैसे एयरफोर्स के अंदर हम अभी कोशिश कर रहे हैं तेजस एयरक्राफ्ट डेवलप करने का, जो जिसकी कैपेबिलिटी है 4.5 सेल्फ फाइटिंग की, लेकिन पाकिस्तान के पास 5 स्ट्रेंथ वाले भी हैं और 5th जनरेशन वाले भी हैं, और चाइना उनको सोच रहे हैं चाइना दे रहा है जी। 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी उनको देने। तो हमें ये सब जो है इसको अकाउंट में रखना है। तो और इसको करने के लिए अपनी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए डिफेंस के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सर, अभी आपने कहा कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अब एक नया अलायंस बन गया है और वो एक बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। आप इशारा करें कि बांग्लादेश में भी चूँकि सत्ता बदल गई है और वहाँ पाकिस्तान के आर्मी चीफ, बांग्लादेश के आर्मी चीफ आपस में बात करने लगे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट शेयर होने लगा है। पाकिस्तान के साथ रिलेशन हमारे पहले से ही ख़राब रहे हैं। चाइना के साथ तनाव रहता ही है। तो यह तीनों फ्रंट हमारे लिए अगर इस तरीके से खुल गए हैं तो हिंदुस्तान के सामने ऑप्शन क्या है? देखिए, पहले तो ये है कि आप जैसे कह रहे हैं उससे तो आप जो है काफ़ी उसको थ्रेट को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हुँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बात करते हैं टू फ्रंट थ्रेट की। बांग्लादेश की सिचुएशन अभी स्टेबलाइज नहीं है, तो इसके बेसिस के ऊपर आप अगर असेसमेंट करेंगे तो थोड़ा जल्दपना होगा। ठीक है। तो मैं सर 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, बांग्लादेश के आर्मी चीफ की कई बैठकें हो चुकी। आईएसआई चीफ, बांग्लादेश इंटेलिजेंस चीफ आपस में मिल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के लिए भाई-भाई का नारा लगा रहे हैं। ये स्थितियाँ सर नॉर्मल नहीं हैं। तो बांग्लादेश भी एक बड़ी ज़मीन है और वो भारत एंटी इंडिया किसी भी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगता है। तो एक और फ़ील्ड आपके लिए खुलता है, एक और हिस्सा खुलता है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ। और मेरा सिर्फ ये जवाब है इसका कि बांग्लादेश के अंदर सिचुएशन फ्लूइड है, ठीक स्टेबलाइज नहीं ठीक हुई। ठीक सर, ठीक। तो उसके बेसिस के ऊपर आपका ये एनालिसिस करना थोड़ा गलत होगा। ठीक है। आपको क्यों? क्या लग रहा है सर? तो अभी आपको उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हुँ। अभी देखेंगे क्या होता है। बांग्लादेश अभी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम के थ्रू जा रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके हमारे साथ रिलेशन इतने ख़राब भी नहीं हुए हैं। तो अभी इसको आपको थोड़ा सिचुएशन को देखना पड़ेगा, अभी इसमें टाइम लगेगा। मेरे लिए कुछ इसके ऊपर कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। हुँ। ये इसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, देखें क्या वो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगी दिसंबर से लेकर मार्च के, इस साल के जी। दिसंबर से मार्च के बीच में। अब देखिए क्या होता है और क्या नहीं होता। तो खबरें रोज़ कुछ ना कुछ नई आ रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर कोई असेसमेंट नहीं की जा सकती इतनी जल्दबाजी में। तो ठीक है। इसलिए वेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, नेपाल के पास चूँकि अभी इंडिया के 6 आर्मी चीफ्स नेपाल की यात्रा पर थे, आप भी सच में थे, पशुपतिनाथ गए थे। नेपाल के साथ रिलेशन हमारे बहुत बेहतर रहे हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों में चीन ने नेपाल के भीतर अपनी जगह बनाई है। हाल में 1-2 मामले ऐसे आए जो रक्सौल के इलाके में, जो भारत से लगता हुआ इलाका है, रक्सौल में चाइनीज़ वहाँ पाए गए। एक चाइनीज़ जो भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया। रक्सौल के पास के स्कूल में चीन ने बच्चों को 1000 साइकिलें बाँटी, जिस पर चीन का झंडा था। चीन का राष्ट्रगान वहाँ गाया गया। मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि भारत के बॉर्डर के आस-पास नेपाल के इलाकों में चीन एक्टिव है और उसके लोग हिंदुस्तान के भीतर घुसने की कोशिश में रहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भारत और नेपाल के मिलिट्री लेवल पे रिलेशंस हैं बहुत अच्छे रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे रहेंगे। और ये जो है हमारा वहाँ फॉर्मर चीफ्स का जाना, वो इसलिए है कि जब हम चीफ बनते हैं, ये ट्रेडिशन है भारत और नेपाल के बीच में कि उनके जो चीफ होते हैं उनको ऑनररी चीफ इंडियन आर्मी का बनाया जाता है। वो भी राष्ट्रपति भवन में फंक्शन के होने के साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट उनको ऑनररी चीफ बनाते हैं। इसी तरह से नेपाल के अंदर हमारे इंडियन आर्मी चीफ्स को ऑनररी चीफ बनाया जाता है। ऐसे ये ट्रेडिशन चल रही है।
ये आपको इंडिकेट करेगा कि कैसे हमारी आपस में रिलेशनशिप है। और तो इसलिए हर ऑल्टरनेट ईयर में, अभी जब हम गए थे तो उन्होंने हमें आमंत्रण दिया था, क्योंकि उनका आर्मी डे होता है 26 जनवरी को, महाशिवरात्रि को उनका आर्मी डे था। हम्म, उसके लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि एज फॉर ऑनरी चीफ्स ऑफ द नेपाल आर्मी। तो और हम उधर जाके वापस आए उसके बाद, और इसी तरह से ऑल्टरनेट ईयर में हमारे सर्विंग चीफ भी उनके ऑनरी चीफ्स को बुलाते हैं, और हमारे बीच में ये मिलाप जारी रहता चलता है। तो इस कोई नई बात नहीं जो आप कह रहे हैं। नेपाल के भीतर चीन जिस तरीके से अपना दखल बढ़ा रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं में, उस पर आ रहा था, जी अगर आप मुझे सर। परमिशन दें। अब जो है जहाँ तक ये सब एक्टिविटी जहाँ तक चीन की है, जो मीडिया में आया है वो मीडिया की नॉलेज है, पर ये सब चीज़ें नेपाल गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है, और मुझे कोई शक नहीं कि हमारी अपनी जो भारतीय गवर्नमेंट है उसकी शक में भी है। तो अगर आप एक इंसिडेंट को लेकर थोड़ा बढ़ाव देंगे तो इसमें जो है रिलेशन ख़राब होने का ज़्यादा चांस है। तो इसलिए मेहरबानी करके मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर रक्सौल के इलाके में किसी इंसिडेंट को लेकर कहेंगे ये हो गया वो हो गया, तो फिर ये तो बढ़ावा देने की बात है। तो इसलिए सर मैं अब आंकड़े पे मैं ये आता हूँ, कहूँगा कि इसको आंकड़े पे सर आता हूँ। नेपाल और चाइना मतलब तिब्बत का हिस्सा जो लगता हुआ है, वहाँ पर सड़क हो, नाला हो, नहर हो, स्कूल हो, सब चाइना बनाता है। काठमांडू के भीतर मैंडरिन पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट बेहिसाब हैं। नेपाल के लड़के मैंडरिन पढ़ते हैं ताकि चीनी कंपनियों में काम कर सकें। वो बढ़ते बढ़ते अब रक्सौल तक आ गया है। इसलिए एक गंभीर सवाल था, और भारत के आर्मी चीफ होने के नाते मुझे लगा कि आपसे देखिए, ये पूछा जाना सब चाहिए। जो आप बता रहे हैं ये सब नेपाल को भी मालूम, नेपाल गवर्नमेंट को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है। तो इसके ऊपर मैं जो है टिप्पणी करना ठीक नहीं समझता, क्योंकि एक जो है एक पर्टिकुलर इलाके में अगर आप इंसिडेंट लेके उसको बढ़ावा देंगे तो उसके ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। ठीक है। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जो है अ, इसके बारे में क्लियर है कि चाइना का रोल एक्सपेंशनिज्म का रहा है, तो हम उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। और मुझे कोई शक नहीं है कि नेपाल को अगर किसी तरह का ख़तरा वो समझेंगे तो अपने आप वो एक्शन करेंगे। तो इसलिए किसी एक इंसिडेंट को बढ़ावा देना मीडिया कर सकता है, लेकिन फ़ौजें नहीं करती, मैंने या सर फिर आपसे डिप्लोमेसी ये नहीं सवाल करती। इसलिए पूछा कि जनरल कपूर ने 2010 में आर्मी चीफ होने के नाते 1962 में पाकिस्तान चीन ने क्या किया था हिंदुस्तान के साथ, उस चीन के कैरेक्टर को उन्होंने पहचाना और कहा कि 2010 में भले ही भाई भाई चल रहा है, भले रिलेशन ठीक चल रहा है, लेकिन हमको चीन को संदेह की नज़र से देखना चाहिए। और आपने देखा, आपने टू फ्रंट थ्योरी वॉर की दी। तो आज अगर नेपाल में चीज़ें चल रही हैं तो उस आर्मी चीफ को ये भी बात दिख सकती है कि नेपाल में चल रहा है, आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए खतरा हो सकता है। राणा साहब, आप सारी डेवलपमेंट नेपाल को नहीं देख रहे हैं, मैं कुछ और भी डेवलपमेंट देखता हूँ। तो उसके बारे में मैं अभी इस वक्त ये ठीक मोमेंट नहीं समझता बात करने की। ठीक है तो सर। इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं समझ गया सर, मैं समझ रहा हूँ, बस समझ रहा हूँ। सर जब आप आर्मी चीफ थे जी, उस समय, मैं कश्मीर के हवाले से अब आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। देश भर के भीतर आतंकवादी वारदात हुआ करती थी, और इतनी ज़्यादा थी कि बसों में सीटों के पीछे लिखा हुआ था कि आप अपनी सीट के नीचे देख लीजिए, बम भी हो सकता है। सरकार ने कश्मीर से 370 हटाया। सरकार का दावा ये है कि उसने अलगाववादियों को ख़त्म कर दिया। सरकार का दावा यह भी है कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई सिवाय जम्मू कश्मीर के अंदर के, और यह एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है। 370 को हटाने, कश्मीर तक आतंकवाद को रोक करके रखने, इस सरकार के दावे को जनरल कपूर कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है, और ये हुआ तो, और देख रहे हैं हम इम्प्रूवमेंट हो रही है। 370 हटाया गया, उससे भी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर टेररिज्म के एक्ट्स जो हैं वो कम हो गए हैं कंपैरेटिवली। ख़त्म नहीं हुआ टेररिज्म, लेकिन एक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन कम है। देश के भीतर कभी नहीं हुआ। सॉरी, और देश नरेंद्र में मोदी की बाकी सरकार, हिस्सों में हाँ, नहीं हुआ। तो ये जो है एक अच्छा ट्रेंड है। हमारा अगर देश बिना किसी क्लेश के, बिना
ऐसे एक्ट, टेररिस्ट एक्ट की अगर प्रोग्रेस कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वो करना चाहिए, होना चाहिए। तो अगर कश्मीर में शांति आ सकती है, बहाली आ सकती है, तो क्यों नहीं। अगर कश्मीर को हम लिंक कर सकते हैं ट्रेन रूट से, बारामूला से लेकर पूरे भारतवर्ष तक, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ी है। इसी तरह से आप देखेंगे, अगर आपने हिस्ट्री देखी है, तो नॉर्थ ईस्ट जब से कनेक्ट हुआ है पूरे ट्रेन के साथ, उधर डिब्रूगढ़, लेखापानी से लेकर दिल्ली तक, और इसी तरह से जैसे JNK कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे जो कश्मीर का जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मेरे टाइम में हमने ये भी कहा था और किया भी कि सिर्फ एक रूट नहीं होना चाहिए बनिहाल के थ्रू कश्मीर पहुंचने का, जम्मू वैली में पहुंचने का। हमने ये भी कहा कि डोडा के थ्रू आप सिंथन पास को एक्टिवेट कीजिए। हमने ये भी कहा कि आप जो है रजौरी से शोपियां की तरफ जाता हुआ जो पुराना सिल्क रूट है उसको आप स्टार्ट कीजिए। और वो आजकल तकरीबन सबसे ज़्यादा जो विंटर का स्नोफॉल के टाइम को छोड़कर उसमें भी लोग आज ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसलिए कनेक्टिविटी बढ़ने से जो है पूरे कश्मीर का भारत के साथ इंटीग्रेशन बढ़ेगा। तो इस लिहाज से और टेररिज्म थोड़ा नीचे जाने से जब इंटीग्रेशन बढ़ेगा तो हर कश्मीरी इस देश का हिस्सा अपने आप को समझेगा, तो इससे पूरा जो भारत अच्छी प्रोग्रेस कर सकेगा। तो बड़ी अच्छी बात है ये हुआ। सर 370 के हटने से बतौर फॉर्मर आर्मी चीफ आपको लगता है कि वहाँ टेरर एक्टिविटीज़ को टेम करने में या फिर आर्मी के काम करने में बहुत सहूलियत हुई? देखिए, आर्मी कभी एक्ट करती है सिर्फ जब गवर्नमेंट का हुक्म होता है। सो 370 गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन था, तो उन्होंने किया। उससे ओवरऑल फ़र्क क्या हुआ और क्या रिलेशनशिप बदला सेंटर और स्टेट में, वो पॉलिटिक्स के एम्बिट में आता है। जहाँ तक डिफेंस फोर्सेस का सवाल है, पुलिस का सवाल है, डिफेंस फोर्सेस इसलिए एक तो अपना बॉर्डर डिफेंड करें सारे इलाके में, दूसरा अगर पुलिस को मदद चाहिए उनके एक्शन, उनके सपोर्ट के लिए या टेररिस्ट एक्ट को ख़त्म करने के लिए, उनमें डिफेंस फोर्सेस मदद करें। तो उनके जो टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उनको तो टास्क, ये डायरेक्ट टास्क मिल जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि टेररिज्म के एक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो इसलिए डिफेंस फोर्सेस अपना काम करने में हाँ ज़्यादा सक्षम होंगी, क्योंकि 370 हट गया। सर अभी आपने पीर पंजाल के इलाके का जिक्र किया, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहाँ से टेरर एक्टिविटीज़ हो गई और घाटी छोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा पीर पंजाल के इलाके में, जम्मू के इलाके में बेइंतहा टेरर एक्टिविटीज़ हुई, आर्मी ने ऑपरेशन चलाया। तो ये क्यों था कि वो घाटी छोड़ करके इधर ये शिफ्ट हुए? उसका कारण तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब घाटी के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होगी उनको एक्शन लेने की। दूसरा, घाटी की पॉपुलेशन जो है वो जो है काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की सपोर्ट भी करने लगी। तो उन्होंने देखा कि अब जो उनका इलाका जहाँ पे टेररिस्ट एक्ट कर सकते हैं वो श्रिंक हो गया, वो घाटी के इलाके में था। पहले तो इधर से साउथ ऑफ पीर पंजाल में, पुंछ रजौरी के इलाके में, रियासी के इलाके में टेररिज्म था, और वो ये इलाका इस्तेमाल करते थे विंटर मंथ्स में, जबकि स्नो करके कश्मीर या वैली के अंदर जाना मुश्किल था, और ये रास्ते इस्तेमाल करते थे। पर क्योंकि हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, तो इससे उसका वहाँ पर टेररिज्म चेक हो गया। पर अब जब इतना प्रेशर उनको वैली में पड़ा, तो उन्होंने उसको इलाके को बढ़ाने के लिए साउथ ऑफ पीर पंजाल में, पुंछ के इलाके में, रजौरी में, नौशहरा में, सुंदरबनी में और अखनूर वगैरह के इलाकों में हरकतें शुरू कर दी। पर ये जो है ये सिर्फ टेम्पररी है। ये जो है, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या नहीं रखते, तो ये हमेशा के लिए नहीं चालू रह सकता। धीरे धीरे ये टाइड डाउन हो जाएगा। पर अब आप जो सवाल कर रहे हैं, ये जो टेम्पररी कुछ ना कुछ, देखिए इंसर्जेंसी 1989 से आज 2025 तक तकरीबन 36-37 साल से चल रही है। तो अगर एक साल की, जो पिछले साल की घटनाओं से आप कहेंगे जी एक्शन पे उसका आपको पॉलिसी दी जाए, वो नहीं हो सकता। ये टेम्पररी काम है।
तो पॉलिसी बनती है लॉन्ग टर्म देख करके। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सस्टेन नहीं कर सकेंगे ना तो पुंछ राजौरी में, और इसलिए टाइम लगेगा, फोर्सेस भी एक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि फोर्सेस कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है सर। मेरा सर आखिरी सवाल है ये सर, आप चर्चा में आए और आपको लेकर सवाल उठा, राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसमें जनरल कपूर चल गए और उसको लेकर बवाल हो गया। This is not part of my charter. I'm not going to answer questions on this. Why are you getting me into it just now? नहीं सर, चूंकि आपको लेकर के सवाल था और नहीं, it's सुर्खियां not बन गए, related आप to this situation at सुर्खियां all. बन गए क्योंकि आप राहुल गांधी की पदयात्रा का हिस्सा हो गए। हाँ। तो फिर उसको बीजेपी ने उठाया कि जनरल कपूर को क्या जरूरत फिर थी आप राहुल मुझे गांधी की यात्रा पॉलिटिक्स में में जाने ला रहे हैं। नहीं मैं किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी, हर एक पार्टी को सपोर्ट करूंगा जो कि भारत को इकट्ठा रखना चाहे। की। जी बस मैं यही कहूँगा। बाकी जो अगर आप मीडिया वाले हैं, जो अगर आप उछालना चाहते हैं, उछालिए। नहीं सर, उछाला नहीं है। नहीं तो फिर मैं बतौर आपको बता नागरिक भी, मैंने क्योंकि आपको आप जवाब दे फॉर्मर दिया। आर्मी चीफ हैं सर, बतौर नागरिक भी राणा आप एक साहब, पदयात्रा में शामिल हुए हैं। मैंने आपको जवाब दे सवाल दिया। मैंने सवाल आपको सर आपसे नहीं, करना मैंने आपको इसलिए है, जवाब दे दिया। आप मानते हैं कि मैं हाँ कहा वो हूं, बेहतर है। कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट जो भी जो है भारत को इकट्ठा रख सके, मैं उसकी फेवर में हूँ। मैंने पूरी सर्विस अपनी काटी है फौज में। तो फौज में क्या करते हैं? भारत की सीमाओं को ही डिफेंड करते हैं। ठीक है सर। तो जो भारत को इकट्ठा रख सके, मैं उसकी सब तो आपको क्या चाहिए? मेरे से क्या जवाब मांग रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं सर, नहीं, राहुल आपको- गांधी मैं इसलिए बता रहा हूं राहुल कि गांधी की मतलब पदयात्रा जनरल please कपूर के exclude लिहाज this. से भारत को No, please एकजुट exclude. रखने Okay, में no more कामयाब comment. रही। No more comments. Please exclude this. I don't want it to be publicized unnecessarily. फॉर्मर आर्मी, मैं देखो- सिर्फ कह रहा हूँ कि सुर्खियों में आप आए, देखो आप आपकी सुर्खियों चैनल में आए, होल्ड ऑन, तो आपका कोई स्टैंड होगा सर, आपकी अपनी कोई राय तो होगी सर ना। नहीं सॉरी, आप एक why पॉलिटिकल you पार्टी concerned with my life? एक पॉलिटिकल पार्टी की पदयात्रा में, पॉलिटिकल लीडर की पदयात्रा में जनरल कपूर अगर शामिल होते हैं तो उनकी अपनी कोई राय तो होगी, उनकी अपनी कोई पॉलिटिक्स तो होगी। मेरी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरी पॉलिटिक्स है नेशनल सिक्योरिटी। मैंने आपको 10 बार बोला है, सर my politics is national security. And if you carry on doing it, where's the end? Are you talking about my tenure as chief? No. I was not the chief at that time. हाँ ठीक है। So I will, and I told you, I will look at anything which unites my country, provides better national security. सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जनरल कपूर को लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने हिंदुस्तान को एकजुट किया। राहुल गांधी की यात्रा हिंदुस्तान के लिए जरूरी थी, बेहतर थी, जनरल कपूर को उसमें जाना चाहिए था। Why are we carrying on? When I told you, I please exclude this from the process. सर आपका फैसला अगर है तो लाजमी है कि हमको अपने फैसले को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं वहां मैं गया। आपको सुधार करने के लिए नहीं, आप एक चैनल है, यू हैव योर ओन पॉलिटिकल व्यूज, आप एक कोशिश करते हैं हर बार पॉलिटिक्स लाने में। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी गलती हो गई आपको कहने के लिए कि इंटरव्यू ले लीजिए, तो देन इट्स रॉन्ग। नहीं सर, So sorry, I don't like this. I don't want any more discussion. इसलिए कि आप उसमें चर्चा में आए और बीजेपी ने आपको सवालों के देखिए, घेरे में I was खड़ा not the chief किया। at that time. ठीक है सर, मैं मानता हूँ। फिर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? बतौर सिटीजन ऑफ इंडिया होल्ड ऑन, आपकी टर्म्स एंड आप सर कंडीशन। आजाद हैं अपना पॉलिटिकल ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए। मैंने कहा सर, नो आई वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेफ्ट पार्टी, कोई Mr. पार्टी हो Rana, सकती है सर। you're carrying on unnecessarily when I'm saying that I am not going to be answering questions on this. That's the end of it. Why are you मैंने carrying मान on? लिया सर, तो मैंने फिर मान आप क्यों लगे हुए हैं उसी टॉपिक में? सर आप बिल्कुल नाराज मत होइए, मैंने माना कि वो सवाल आप फिर आप नहीं क्यों- जवाब फिर देना why are you चाहते हैं, carrying लेकिन- on? ठीक है सर। मेरा सिर्फ एक फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक जगह जाकर के एक मंच शेयर किया है, वो पॉलिटिकल पार्टी का मंच है, वो पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है, एक बड़े नेता की यात्रा है, उसमें शामिल होने का कारण मैंने पूछा सर, और कुछ बात नहीं। फिर आप you're giving a clarification on which I don't want to comment. Again, ठीक। you're carrying on the same thing. I'm नहीं सर। repeating the same question in 10 different languages. नहीं, मैं सर एक सवाल मेरा एक ही था, क्योंकि आप चाहते थे कि उसका Sorry, I जवाब। have no comment. I don't want to comment on it just now because it's not part of my chief's tenure. And what I do is, I have already told you, being a nationalist, I would look at the country as one, and I am not interested in parties. तो सर- I am not interested in politics. लाजमी है सर कि जब मैं कहता हूं कि मैं नेशनलिस्ट हूं, तो यानी कि नेशन की बेहतरी, उसकी तरक्की, उसकी बेहतर सिक्योरिटी, तो मैंने आपको जवाब यह दे दिया सब ना। इंश्योर तो पॉलिटिक्स ही करता है ना सर। मैंने आपको जवाब दे दिया ना। सर आपका स्टेचर है सर, आप फॉर्मर आर्मी देखिए, चीफ हैं, आपकी बहुत स्टेचर इज्जत वगैरह है। please leave एक that. साधारण सवाल था, मैंने कहा कि सर आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि Again, you're carrying on this. आपकी अपनी राय भी I have जानी told जा you, सके। I am not interested in commenting on it.
तो आई यू ठीक है, कैरी ऑन? मैं कहाँ कहा सर, ठीक तो है। आप यू आर स्टिल ट्राइंग टू जस्टिफाई इट? नहीं सर, मैंने देखो, इसके बाद neither जैसे is it- आपने कहा कि देखिए, आई डोंट आपके- वांट टू कमेंट, मैंने उसको